बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ये शाहकार कोई और नहीं, ताजुब की बात है कि सिलसिला रुकता नहीं है। अली नवाज अवान कुछ अर्सा पहले बहुत अर्सा रूपोश रहे और उनको कहीं से ये पता चल गया कि उनको गिरफ्तार किया जाना है और शायद उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से चंद घंटों पहले या शायद एक दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। अब ये वीडियो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या मेरा कोई इंटरव्यू करवाया गया तो वो जबर के तहत होगा, लेकिन ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी तक, ना इंटरव्यू हुआ। हाँ, अलबत्ता तस्वीर ज़रूर आपके सामने है। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी हालत से लग रहा था कि वो बिल्कुल मुतमईन है। उन्होंने वेस्ट कोट ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, प्रॉपर डेक्ड अप थे, शेव की हुई थी। कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे जिससे लगा कि उनके साथ कोई मारपीट की गई है। ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है ये अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक और कैसे जारी रहेगा? क्या ऐसे ही जारी रहेगा? और अगर ऐसे ही जारी रहेगा तो क्या हम ये कहने पर बिल्कुल हक बजानिब है कि 2023 के अंदर, और ये 2023 के सियासी हालात 2018 की रिवर्स इंजीनियरिंग है, अगर ऐसे ही हो रहा है तो फिर अंजाम क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि 2023 के इंतखाबात के बाद, 2024 के इंतखाबात के बाद ऐसा लगेगा कि एक जमात फिर कहेगी कि अब हमारे साथ स्टेट ऑपरेशन किया गया है, हमारे साथ जुल्म किया गया है और इंतखाबात की कोई मॉरल वैल्यू नहीं होगी। लेकिन क्या इखलाकी वैल्यू की किसी को अहमियत भी है इस वक्त या नहीं है? क्या ये मामला महज टिट फॉर टैट के तौर पर ही चलता रहेगा कि पहले जो कुछ हुआ पहले आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए, अगर वो जस्टिफाई नहीं होता तो फिर आज भी जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे जस्टिफाई करते हैं तो फिर जो आज हो रहा है वो भी दुरुस्त है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ तरह के बयान आते हैं जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको ये लगता है कि उनको शदीद अदम एतमाद है इलेक्शन के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर और लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिलती। वहाँ जनाब आसिफ जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या लगता है कि ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और किसका ऐसा नहीं बनेंगे, सुन लीजिए। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं। हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। अब बिलावल साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं जी कि हम जबरदस्ती वज़ीर आज़म किसी को नहीं बनने देंगे और किसी IJI का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। लेकिन जो क्लासिक बात है, मैं कहता हूं जो ब्लेटेंट बात है, जो अलाउ मी टू से इट्स कट थ्रोट बट इट्स ट्रूथ और सच भी है, इट्स द ट्रूथ, वो ये है जो खालिद मक्सी साहब ने कही। उन्होंने क्या फरमाया जरा सुन लीजिए। Okay, as clear as that, as blatant as it is, और कोई वर्ड्स मिन्स नहीं किए उन्होंने। बट ये आपको आज की कहानी बल्कि शायद 70 साल की कहानी भी बता रही है कि हम शायद नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इम्प्रिंट है, रहेगा, बट फिर तब्दील कुछ नहीं हो रहा। फिर जो नैरेटिव है कि ऐसी मदाखलत सियासत में मदाखलत किसी की नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जो कम से कम खालिद मक्सी साहब के कहने पर जो बात सामने आई है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? और जो आने वाले इंतखाबात हैं इससे ये बात साफ जाहिर है जो अली अवान साहब के साथ हमारे सामने अब तस्वीर आई है कि ना कुछ बदला जा रहा है ना कुछ माफ़ी है। लेकिन सवाल यही है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ से भी आता है कि आखिर कब तक? अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक, उस्ताद भी हैं, बड़े भाई हैं। खुद को मैं हमेशा कहता हूँ वो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बड़े कूल हैं हर वक्त ही। बहुत शुक्रिया आपका मालिक साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जी और बेहतरीन सहाफ़ी हैं जनाब एजाज़ सैयद साहब। मैं ज़ाती तौर पर उनका फ़ैन हूँ। वो अलहदा बात है कि उनका और मेरा तज्जिया जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बट दैट डजंट मैटर। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपका भी। मालिक साहब, मैं आपसे पहले सर ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा। वैसे खालिद मक्सी साहब ने तो कह ही दिया है कि फिर अबू जी कौन है,
तो चले अब्बू जी कह लेते, बाप थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा वो ऑफेंसिव लगता है, तो हम इसी तरह सॉफन अप करते हैं, अब्बू जी कह देते हैं। तो फिर अगर सबके अब्बू जी वही हैं जिनके बारे में कहा गया है, तो फिर तब्दील तो कुछ नहीं होगा। और अगर तब्दील नहीं होगा तो फिर यह रेपिटेशन आपको लग रही है जो पहले 2018 में हुई, अब 2023 और 24 में होगी? अब्बू से भी एक बेहतर लफ्ज है, आप कहते हैं घर का बड़ा कौन है, इट विल बी इवन मोर पोलाइट। बिल्कुल। देखें, सबको पता था, और आपने शुरू में कहा मोरालिटी की बात की, मुझे बताएं कहाँ की मोरालिटी है जब बाप के पास चले जाएं। देखिए, इस मुल्क में 3 वेदर कॉक्स हैं मुनीब, एक है MQM, एक है GDA, एक है बाप पार्टी। जब इमरान खान के साथ जोड़ी गई, उनकी गवर्नमेंट बन गई। जब इनका ईमान जगा दिया गया, हट गए, उनकी गवर्नमेंट गिर गई। यही मुस्लिम लीग तोड़ के बाप बनी थी, अब उस बाप को तोड़ के फिर मुस्लिम लीग बनाई जा रही है। सबसे पहले मीटिंग मियाँ साहब ने किससे की? MQM के साथ की। उसके बाद अब बाप से हो गई, अब पीछे रह गई है सिर्फ GDA। मेरा ख्याल है मैसेजिंग बड़ी क्लियर है, और ये डिलिबरेटली मुझे लगता है कभी कभी कि ये डिलिबरेटली किया जा रहा है कि किसी को शक ना रहे किसी भी बात का कि हु इज कमिंग इनटू पावर एंड हु इज हेल्पिंग देम कम इनटू पावर। वो बड़ी क्लियर चीज हो गई है। फिर दूसरे अदालतों में देखें, हर केस में जहाँ पहले समन होते थे, अब तमाम केसों में बरियत हो रही है। इंटरिम गवर्नमेंट है, वो सेंटेंस सस्पेंड कर देती है, वर्डिक्ट सस्पेंड कर देती है। अब तो किसी को अंधा गुंगा बहरा होगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि क्या तय हो गया हुआ है। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब तो इफ की बात है ही नहीं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। एक इलेक्शन के मोशंस में से हम गुजरेंगे, और लेकिन एक जहां मुझे थोड़ा सा लगता है कि गेम होगी, जो ये मुस्लिम लीग वाले बहुत श्योर हैं कि जी हम मेजॉरिटी बनाएंगे। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी का तजर्बा इनका और घर के बड़ों का अच्छा नहीं रहा, सिंपल मेजॉरिटी का भी नहीं रहा, 2/3 का तो बहुत ही बुरा रहा। सो आई थिंक बनेगी कोalition गवर्नमेंट ही, लेकिन और इस पर थोड़ा थोड़ा आपको नजर भी आता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी वो एक बिल्डअप केस किया जा रहा है। कभी राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, कभी कोई और आता है, और वो दे आर इंसिस्टिंग कि हम 120 प्लस 132 सीटें उठा लेंगे। सो इतना मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद में डिस्कशन चल रही है कि जी 90 और 120 के दरमियान में क्या फिगर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये बात जरूर चल रही है कि 90 और 120। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। राना साहब, वैसे ये बताएं, जो भी मालिक साहब ने कहा, और ये एब्सोल्युटली क्लियर है, उन्होंने कहा कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने बहसियत सहाफ़ी देखा है मुस्लिम लीग नून का पिछला दौर भी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया, कहा गरीब वोट को इज्जत दें, सब कुछ करें, मुझे क्यों निकाला, ये सब कुछ जी। उन्होंने जजेस को भी एड्रेस किया, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी एड्रेस किया। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ग्राउंड कैप्चर किया, और बुरे हालात में भी बाई इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को बहुत धुलाई हुई। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वो जमात, जिसके अंदर वो ये कहते रहे कि किसी को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आज वो जमात एस्टेब्लिशमेंट के कैंप के अंदर नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की कैंप के करीब भी नहीं है, वहाँ की रिहायशी बन चुकी है, और उसका तासुर ये है। क्या ये पावर पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है, या आपको लगता है कि नहीं, जो पहले हुआ उसकी दुरुस्ती की जा रही है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में ना बड़ी खुली मज़े की गुफ्तगू हुई, मालिक साहब ने भी की, और आपने जो मक्सी साहब का शॉट लगा के तड़का लगाया ना, वो बेहतरीन काम है कि अहम ही इधर उधर ढूंढते हैं लोग। मैं तो बड़ी खुली बात कर रहा हूँ शुरू से, कि किसी को समझ नहीं आ रही कि PTI को कट टू साइज किया जा चुका है और फर्दर होगी। ये जो डिजिटल सर्वे पे जीत रहे हैं, ये 8 फरवरी को अगर लोगों को ग्राउंड पे वोट पे ले आते हैं, फिर वो पोजीशन होगी जो नवाज शरीफ ने ली। पहले अपनी बेटी के साथ जाके अरेस्ट कराया, पार्टी बनाई, शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म बनाया, भाई को पार्टी का सदर बनाया, अदलिया का जबर सहा, फौज का प्रेशर लिया और पार्टी को खड़ा किया। यहाँ पे मसला यह है कि इमरान खान साहब खुद खवातीन और मर्दों के झुरमट में छुप गए, और वो पॉलिटिकली सामने फ्रंट से आके नहीं लड़े। ये जितनी मर्जी कहानियां कर ले, अब मकबूलियत हो गई, बिल्कुल हुई, उन्होंने अमरीकी चूरन बेचा बिका। ये जो बात मालिक साहब कह रहे थे कि वो बाप ना कहें, इन्होंने बाप को गाली दी। पहले बाप खुद कहा कि फौज सबका जो है ना सपेसलार बाप होता है, और फिर उसको मीर जाफर सादिक, दुनिया की कौन सी गाली है, और फिर 9 मई उसका एक्सट्रीम था,
और आज कल हम रोजाना देखते हैं कोई भी बुनियाद आ जाए तो फौज इनका निशाना होती है। ठीक है, तो आप और हम किस दुनिया में रहते हैं? हमें हकायक की दुनिया में रहना चाहिए। ये जो मिसाली ढूंढते हैं ना, इखलाक, कानून, वो पंचायत बैठ के और तशरीह सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, चाहे साकिब निसार हो या उमर अता बंदयाल हो। कौन सा कानून और आइन था? अगर वो इतने बहादुर थे 27 सफ़े में सजा लिखते कि ये 90 दिन थे, ये जुर्म है और हम सजा दे रहे हैं, ना मिलती सजा, लिखते तो सही ना। वो जो आइन दस्तक देने आया था, प्रोसीडिंग्स ही शुरू कर देते, ये करते सजा जी, ना देती स्टेट सजा ना देती, पता तो चलता ना कि आप इतने बहादुर थे। आप दोनों तरफ खेल रहे थे विकेट के, गलत बात थी। आप या आइन कानून के साथ चलते या आप जिसको आप समझते हैं कि आपका क्रश है तो आप उसके साथ चलते, फिर आप फैसले देते, फिर आप खड़े हो जाते। अब आप आ जाए कि जमीनी हकीकतें क्या है। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से आए, घर गए। नवाज शरीफ सादा अक्सरियत से आए, घर गए। तो अब अगर वो मिक्स आ जाएंगे तो किसके साथ चलेंगे? और अगर वो जीत के आ जाएंगे तो किसके साथ चलेंगे? राणा साहब, वो ये कहते, और जब गए निकाला गया तो ये कहते रहे कि भाई मैं ये, मुझे क्यों निकाला, और सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दें। अब उन पे ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा वोट को इज्जत नहीं दे रहे, मैं उसी तरफ आप किसी और को इज्जत दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीनी हकायक यही थे कि उन्होंने अपनी पार्टी भी बचाई और उनके लोग भी नहीं डरे। 2-2 साल, 2.5 साल लोगों ने जेलें काटी और वो जमानतों के बाद आए। अब कुछ बरियत शरीयत शुरू हो गई, उनके अपने साथ भी हुआ। अब ये हुआ कि 4 साल की एक कुटाई के बाद उन्होंने ये फील किया कि निकलेगा क्या। यानी एक शख्स जिसको लाए, अगर वो थोड़ा सा भी डिलीवर कर जाता, मुनीब साहब ये कहीं ना होते। ये सारी पार्टियां फारिग थी। अगर इमरान खान, बुज़दार, महमूद और अपने आप को बदल मतलब अगर प्रोजेक्ट इमरान खान डिलीवर करता, वो करता तो ये 10 साल क्या 15 साल, मतलब ये फिर ये पार्टी चलती है। आपको पता ही नहीं, इनिशियली तो 10 साल प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट तो मेरे हिसाब किताब में लॉन्च तो इन्होंने जबरदस्ती किया, लेकिन 14 अगस्त 2014 को ये प्रोजेक्ट अपनी मौत स्टार्ट में मर गया था, जब शाहदरा में 1800 लोगों के साथ इमरान खान निकले थे और कादरी साहब 20-25 हज़ार के साथ निकले। बिल्कुल ऐसे ही धरना भी खत्म हो गया था, लेकिन वो जबरदस्ती चुके तय था कि करना है। अब नवाज शरीफ पे आ जाए। नवाज शरीफ ने क्या सोचा? देखें, अपने ख़ानदान की हजीमत, ज़िल्लत हर तरह की उन्होंने सही। कौन सा इल्ज़ाम है दुनिया का जो उन पे नहीं लगा? और पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया उसने बहुत कुछ किया। लेकिन एंड पे क्या हुआ? यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्च किया, फिर आती है ना, ये जवाब नवाज शरीफ को 2 चीज़ों का देना है। ये जो आपका सवाल है और दूसरे बाजवा साहब की एक्सटेंशन। हालांकि वो 19 नवंबर 2022 को चले गए थे। बिल्कुल। और जिनको सदारत का वादा किया गया था, जिन्होंने कहा कि मुझे इस बिल्डिंग का इशारा किया था, आसिफ सईद खोसा, उन्होंने तब छेड़ा, वरना ये वोट की बात भी ना आती। क्योंकि ख्वाजा आसिफ हो, राना तनवीर हो, सब बरी जिम्मा हो गए कि हमें तो ऊपर से मैसेज आया था। उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने भी जाके कहा, लेकिन मियां साहब को इस बात का, इन बातों का जवाब देना है। ये भी जो आज हो रहा है, ये छुप के नहीं हो रहा। देखें, उन्होंने आसिम मुनीर साहब को लगाया, वो किसी शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया, वरना बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी हो जाती है। ये मैं दावे से कह रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है 200%। और जो हालात थे उस वक्त, तो नहीं, उन्होंने ऑफर की जी, और फिर बड़े भाई ने बिठाया, पहले कतर से वापस बुलाया, लंदन बिठाया और फिर कहा कि कोरोना होना चाहिए, जब तक फाइल साइन नहीं होती। उन्होंने नहीं मिलने दिया किसी को शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ वजीर आज़म उन्हीं की वजह से बने और आर्मी चीफ बहरहाल नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ ने पहले भी आर्मी चीफ लगाए थे। इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि आइंदा हालात वो क्या होंगे जब वो, अब 2 दिन बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में पेशी है, मेरे साहब में तो वो 2-2 घंटे की मार है एक्चुअली, तो वो पेशियां। हाँ, मगर एवन फील्ड में तो ऐसे ही है, लेकिन अल-अज़ीज़िया को थिक रीड है, उसके ऊपर अभी उस पर एक फैसला होना है। जो अगेन आसिफ सईद खोसा ने लिखा कि अपील के वक्त इनके बयानात जो अरशद मलिक साहब के हैं ना, फ्रंट वो 7 लाख किए जाए, तो ये केस वापस भी हो सकता है, वापस रिमांड भी हो सकता है। बट एजाज सईद साहब, बात ये है, क्या इसे हम क्या समझें? इसे मैं सियासी एडजस्टमेंट समझूं? मालिक साहब ने भी कहा, मक्सी साहब का क्लिप, मतलब इसमें छुपी हुई बात हो रही कोई नहीं। क्या हम समझे मियां नवाज शरीफ के पास कोई सियासी ऑप्शन नहीं बचा? उनको पता है कि भाई अगर मैंने वापस इक़्तिदार में आना है तो पाइजन रास्ता यहो ही है। मेरे ख्याल में मुनीब भाई, नवाज शरीफ साहब को एक बात तो पहले भी समझ थी, लेकिन हम लोग समझते नहीं थे या आम लोगों को समझ में नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में आए, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला कर आए, इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक इमेज देते थे कि मैं वोट को इज्जत दो या सिविलियन सुप्रीमेसी। मैं किसी को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने मैं किसी को, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं असर्ट करूंगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बाय द वे वो करते भी रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया, आके उनका फटा पड़ जाता था, आके उनका फटा पड़ जाता था। इसी वजह से फटा पड़ जाता था जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने लग पड़ते थे, असर्ट करने लग पड़ते थे। अब बात यह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने नवाज शरीफ साहब का 2018 में साथ दिया है।
वो इसलिए साथ नहीं दिया कि लोगों को नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था ना कि नवाज शरीफ साहब जब कहते थे कि खलाई मखलूक, तो लोगों को वो बड़ा अच्छा लगता था। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज्जत दो, लोगों को वो बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, और वो एट दैट टाइम मियाँ साहब की जो वक्त की ज़रूरत थी, एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट थी, अपनी पार्टी को भी इंटैक्ट रखना है, लोगों को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन वोट को इज्जत दो पर उन्होंने यकीन नहीं रखा। अगर वो यकीन रखते तो फिर एंड तक साथ लेकर चलते हैं ना, वो एक्सटेंशन वाला मामला वो ना करते। हाँ, जब देखें आपका असल टेस्ट कब होता है, मुश्किल हालात में। जी, वो होता है मुश्किल हालात में। आपने पहली डील की, आप यहां से उड़े और जाके लंदन जाके बैठ गए। वो भी और वो साबित हो गया हुआ है। वो बात आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने रिकॉर्ड में भी कह चुके हैं कि वो क्यों गए। वो बात ये तय थी कि हमने एक्सटेंशन के ऊपर हमने इनका साथ देना। और फिर मियाँ साहब ने उधर लंदन में मीटिंग की, और आपको पता है अलफ लिए सब लोगों से कि जी आपने ये बात बाहर नहीं निकालनी। तो अब बात तो फिर आ जाती है ना, बात तो फिर बाहर आ जाती है। इशू ये है कि हैविंग सेड दैट, ये आल मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये जो जिसे कहते हैं ना जिग जैग जो हैं उनकी सियासत के, कभी इस्टेब्लिशमेंट के वो पसंदीदा हैं, उन्हीं के जरिए आए हैं। नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के गमले से बन के आए ना, और कभी उनसे लड़ाई हुई है, और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई। हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ साहब को एक क्रेडिट जाता है, और जो टाइम ने उनको दिया है कि इस रीजन के सबसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है वो नवाज शरीफ हैं। बिल्कुल, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंक्लूडेड। इंडिया में आप चले जाएं, नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक खास पर्टिकुलर बैकग्राउंड है। वो एक कंटिन्यूटी में चीफ मिनिस्टर और 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस अगर नवाज शरीफ के साथ एक्सपीरियंस के साथ मिलाया जाए तो नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है, आप बांग्लादेश में चले जाएं, हसीना वाजिद को देख लें या बाकी लीडर्स को देख लें, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मियाँ नवाज शरीफ का है। हु जिनताओ इधर चले जाएं, शी जिनपिंग की तरफ चले जाएं तो इधर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ईरान में चले जाएं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आप अफ़गानिस्तान में चले जाएं तो अफ़गानिस्तान में या हिंदुस्तान में या इन जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, इनके लीडरों से मेरी मुलाकातें होती रही हैं। वो तमाम लोग पाकिस्तान के वाले से अगर कोई नाम लेते हैं तो वो अक्सरियत उनमें वो नवाज शरीफ का नाम लेती है। क्यों? पहली बात यह कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर गवर्नेंस सेंट्रल एशियन स्टेट्स में दूसरी तीसरी नस्ल के साथ उनका ताल्लुक। जी, ठीक बात, बिल्कुल इसी रीजन में, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो नाम क्यों लेते हैं? वो नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज टू गवर्न है। यहां पर आके अगर बराक ओबामा भी आके हुक्मरानी करे तो वो बड़ी मुश्किल है। तो नवाज शरीफ साहब को ये इंटरव्यू आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो भी उनकी बसात थी, उन्होंने एक मुल्क को एक समझ जरूर दी। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट से डीलें, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए फिर लड़ाइयाँ। या तो आप एक बात तय कर लें कि हमने इनके साथ रह के करना है, बट वो बैक एंड फोर्थ तो फिर यही शो करता है ना कि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन को ये पता है कि भाई मैंने अगर वापस इक़्तिदार में आना है तो फिर एडजस्टमेंट करके आना है। मैं तो ये अख्ज़ कर पाया हूँ मालिक साहब की गुफ्तगू सुन के, राना साहब की और आपकी, कि तजर्बा भी है, सब कुछ भी है। मालिक साहब ने कहा यार इससे ज्यादा खुली बात और क्या होगी। लेकिन धोखेबाजी भी है ना, मियां साहब की तरफ से धोखेबाजी भी है ना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अब वो लोग जो मुझे बताए ना, जो इनके लिए ये तो उधर लंदन में चले गए ना, ये तो वहां से बड़े मजे की जिंदगी गुजारते रहे। अब इनके नाम पर जो लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जलील होते रहे, इनके अपने अरकान कौमी असम्बली होते रहे, इनके अपने MPAs होते रहे, तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? या तय कर लें, आपने अपना नजरिया छोड़ दिया। अब मियां नवाज शरीफ का नजरिया नहीं चल रहा, इस वक्त मियां शहबाज शरीफ का नजरिया। जाहिर बात है, मियां शहबाज शरीफ साहब जिस उजलत में वो यहाँ से दोबारा फ्लाई करके लंदन गए, वो तो जो जाहिर बात है वो हिद्दत उन्हें महसूस हुई, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, पैर जुत्ती नहीं पाई थे वापस चले गए। तो वो एग्जैक्टली वो सिचुएशन बनी थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। बट मालिक साहब, ये क्या, डू यू क्लासिफाई दिस एज ये धोखा है वोटर के साथ या अपने उस पाकिस्तान के शहरी के साथ, कि भाई आप कभी वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, फिर आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट और क्या करें? ये और जवाब है उसका जी कि और क्या करें, या नहीं ये वाकई धोखा है? नहीं, ये धोखा वहां होता है जहां पे कोई सेंस ऑफ मोरालिटी हो, जहां पे आप ये कहें और ऑफिशियली कहें कि फलाने बंदे को मैंने इसलिए मिला लिया क्योंकि जी सियासत में सब चलता है, जी सियासत में सब ऑन होता है। सियासत इस मुल्क में गाली ऐसे नहीं बनी। इमरान खान साहब जब थे वो शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे, वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर बन के।
ये लोग फिर उन्होंने जो बातें परवेज इलाही को कहते थे पंजाब का डाकू, वो आज उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मियाँ साहब जिन लोगों के ऊपर आपने भी चलाए होंगे, हमने बहुत क्लिप्स चलाए, जो बाप के ऊपर मरियम के बयानात हैं, परवेज रशीद साहब के बयान हैं, एहसन इकबाल के, सबके वो लगता था कि जो बाप वाले लोग हैं इनसे कोई बुरी चीज दुनिया में आज तक आई नहीं है। फिर उन्हीं को आज गले लगा लिया। यहाँ पे किसी की भी कोई मोरालिटी नहीं है, तो इसलिए इस बात को छोड़ दें। क्या झूठ सच वहाँ है जहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू हो। यहाँ सियासत के नाम पे हर चीज़ ऑन है और इसलिए सियासत गाली बनी हुई। लेकिन देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सारी नवाज शरीफ साहब की, मेरा ख्याल है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इनिंग्स इसलिए है कि ये नवाज शरीफ साहब का खाली अपने रिवाइवल की बात नहीं हो रही, जो वो कहते थे कि मुझे वापस उस स्टेटस पे लाएं, मेरा खोया हुआ जो वकार है बहाल हो। ये एक ट्रांजिशन भी है। नवाज शरीफ साहब ने अब क्लियर कर दिया है कि उनकी जो पार्टी की विरासत है वो मरियम नवाज साहिबा के पास होगी। इसलिए ये टेनर उनका मुनीब बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो चाहेंगे कि मरियम को एक स्मूथ स्टार्ट मिले बिग पावर गेम के अंदर। और जो माजी में उनके क्लैश होते रहे हैं उससे ज़्यादा इल विल है, उसमें ज़्यादा मिसट्रस्ट है। शायद मियाँ साहब का मिसट्रस्ट कम होगा इंस्टीट्यूशन की तरफ, मरियम के लिए इंस्टीट्यूशन का मिसट्रस्ट उससे बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि ये जो टेनर होगा मियाँ साहब का, ये इस्तेमाल करेंगे इसको कि मरियम को भी एक्सेप्टेबल किया जाए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि फ्यूचर उनकी तरफ जा रहा है। सो इसलिए मैं इसको इस जाविये से देखता हूँ। अगरचे मुझे यकीन है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और मैं तो उनकी 21 अक्टूबर वाली तकरीर को भी एक बहुत सॉफ्ट अल्फाज में बड़ी सख्त तकरीर समझता हूँ। जो उन्होंने उसमें तमाम चीज़ें आउटलाइन की थी, मैं उसको नरम तकरीर नहीं समझता। और उसमें थ्रेट भी थी। उन्होंने इनमें कहा, पढ़ा तो मजाक का शेर था कि इतने आंसू बहेंगे कि सब कुछ बह जाएगा। बेसिकली सब मतलब होन मेरे नाल ना करना वरना फिर देखी जाएगी। सो थ्रेट भी था उसमें। सो मुझे अल्टीमेटली, लेकिन मैं इसको बड़ी इंटरेस्टिंग समझ रहा हूँ इसलिए कि ये मरियम वाला एंगल आप देखिएगा, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। बिकॉज अब उन्होंने वाजे कर दिया है जो मरियम नवाज की पोजीशन है, जो उनके ओहदे हैं, सारा कुछ। एंड टू बी फेयर मेरा ख्याल है कि मरियम पॉलिटिक्स में आई होंगी बिकॉज जाहिर है उनकी साहबजादी हैं, लेकिन मरियम ने दिलेरी बड़ी दिखाई है। और उस जमाने में जनरल फयाज का नाम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, शी हैज स्पर्स, सो शी हैज अर्न्ड स्पर्स ऑफ कोर्स। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत ज्यादा मिसगिविंग्स है इंस्टीट्यूशन में भी उनके बारे में। सो आई थिंक मियाँ साहब के लिए डबल टास्क होगी, सर्वाइव करना, अपना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, और फिर मरियम के लिए एक फ्यूचर की बेसिस भी ले डाउन करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है 2024 ऑनवर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। अब जरा मैं ब्रेक के बाद खान साहब का सियासी मुस्तकबिल और जो अब अली नवाज अवान साहब की भी तस्वीर आपने देख ली, फिर अगर यही सिलसिला है तो फिर इसका इख्तिताम क्या होगा या इसकी इंतहा क्या होगी। वैसे तो मजाक के तौर पर ही कहना चाहिए, लेकिन क्या पता इमरान खान साहब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वो पहन के उनकी भी तस्वीर आ जाए। लेकिन चलें, बहरहाल इसके ऊपर तो बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं। अगर स्पीड यही रही तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है। हैं वो जेल के अंदर समेत शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल मुस्तरद होने का फैसला आया उसके अंदर तो देखिए कुछ बातें वो होती हैं जो कि शायद वकला कर लेते हैं। इमरान खान साहब के केस में जो हाई कोर्ट में था, एक गलती जो हुई मैं समझता हूँ वो ये कि क्वाशमेंट की दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरिट के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी इस स्टेज के ऊपर जब तक ट्रायल चल रहा है। लेकिन क्योंकि बात क्वाशमेंट की आ गई, लिहाजा अदालत ने 18 सफ़े मेरिट के ऊपर लिखने ही थे। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का फ़र्द जुर्म आयद करने के खिलाफ जो फैसला आया और बेल मुस्तरद हुई, उस पर भी तकरीबन मेरिट सामने आ चुके हैं और बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी सज़ाएँ हो सकती हैं। तो साथ ये सिलसिला जारी है और साथ आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मेशंस कह लें, क्लीनिंग सर्विस कह लें, लॉन्ड्रिंग कह लें, क्लीनिंग प्रो मैक्स कह लें, वो हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अब उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जनाब अली नवाज अवान साहब है। तो आमिर इलियास राना साहब, फिर काम इसी तरह चलेगा? वो ना सोशल मीडिया पे बड़ा मज़े का चल रहा है इस वक्त कि अली नवाज अवान
और बाकी सब ने 3 ने वेस्ट कोट और कपड़े एक ही जैसे पहने हैं, सिर्फ तरीन साहब ने उस रंग का कोट पहना हुआ तो यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर बड़ी नजर आ रही है। मेरे ख्याल है ये मैं किसी और यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी जो आपने और हमने मुश्तरका तौर पे सब में आज तस्वीर में देखी। अक्सर आप जाए ना तो वो जो होते हैं ना फोटोग्राफर्स, उन्होंने कोट और वो पैंट रखी होती है, टाई रखी होती है, लेकिन ये चारों के लिए जो है ना मतलब उनके कपड़े छोटे बड़े नहीं थे, बड़े अच्छे कंफर्टेबल थे। बहरहाल मुश्किल होती है किसी के लिए इस तरह की गेम में, लेकिन जब आपके दावे बड़े हो जाएं तो आपको भुगताना पड़ता है। मैं आता हूँ इसके आगे क्या होना है, लेकिन वो एक छोटी सी बात जो इन्होंने कही कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। नवाज शरीफ पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वज़ीर आज़म नहीं बने थे। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने हाथ किया। मुस्तफ़ा जतोई मरहूम वज़ीर आज़म नहीं बन सके थे, वो IGI की सदारत मौलाना समीउल हक से ले गए। जुनैद साहब भी बैठे हुए थे और ये सब रह गए और हमीद गुल साहब ने कहा हम पीछे रह गए और ये आगे चले गए। फिर ये लड़ाई कभी इसाक खान से, कभी आसिफ नवाज से, कभी किसी से, ये फिर सियासतदान करता है। मतलब एक सियासतदान जिसको हम भुट्टो कहते हैं उसने फांसी ले ली, वो खत्म हो गया, उन्होंने अपनी हुकूमतें खत्म कराई। लेकिन बिल्कुल मैं उस दिन से कह रहा हूँ जब वो कह रहे थे कि जी लंदन से आएंगे, नवाज शरीफ की जबिलत में चेंज नहीं है। बात यह है कि आगे आने वाले दिन कैसे हैं, हमें दुनिया के साथ कैसे डील करना है, हमारा मुस्तकबिल वो तय करेंगे सियासत का। बट यहाँ फर्क है ना कि यहाँ अब ये है कि जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में इलेक्शन जीत के आते हैं जैसे भी, तो जरा इमरान खान की वो क्या पिक्चर, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तो है डिजिटल दुनिया जी, और जो मैं पहले कह रहा था दूसरी दुनिया वो है जहाँ 8 फरवरी को वोटर को लाइन में लग के, जैसे 2018 में PMLN का वोटर था, PTI का वोटर था। ये PTI की क़यादत का कमाल होना चाहिए कि वो रास्ता सियासी क़यादत ने निकाला, मतलब वो फौजी या एस्टेब्लिशमेंट जिनका नाम लेते हैं वो आके आपको लाइन में चले। मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, 25 जुलाई 2018 बामुकाबला 8 फरवरी 2024 मियां नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी समेत जेल के अंदर, यहाँ इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जेल के अंदर। फ़र्क क्या है? और इमरान खान के लिए मैं अब ज़रा व्यूअर को भी जानना है ना कि इमरान खान के लिए व्हाट नेक्स्ट। इमरान खान के लिए नेक्स्ट एक ही है कि वो अपने लोग चुन के सियासत के लिए आगे ले आए। उनको जो बात वो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और जो उनसे नहीं हो रही, उन्हें अपने लोग लाने पड़ेंगे कि जी ये वो लोग हैं जो मेरी जगह पे आज के दौर में आपके साथ सियासत करने के लिए तैयार हैं। कहना आसान है कि इमरान खान साहब पीछे हटें या अपने बंदे दे दें कि ये सियासत करेंगे। मसला ये है कि वो बंदे पता नहीं लगा सुबह वो बंदे उनके होंगे या बंदे किसी और जमात में चले गए होंगे, ये भी जरा कोई पता नहीं। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो वो पहले आमिर भाई ने जो मेरी करेक्शन किया है, मैं जरा उनको और थोड़ी सी बैकग्राउंड में ले जाऊँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए, मैं साबित करता हूँ। पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने ज़ियाउल हक़ साहब, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने ज़ियाउल हक़ साहब की अप्रूवल। तीसरी दफ़ा IGI किसने बनाई थी, ये आपको मुझे हम सबको पता है। IGI के प्लेटफॉर्म पर जतोई साहब चल नहीं रहे थे, वो दिन को उठते थे 12 बजे सुबह उठ के। सबसे पहले जो बंदा डिलीवरी के लिए मौजूद होता था वो मियाँ साहब होते थे। मियाँ साहब बड़े एक्टिव थे, स्टार्ट में कोई इतराज ही नहीं है। तो मैंने यही कहा ना, यही मेरे हकायक हैं जो मैंने बयान किए। पीछे रह गए तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लेटफॉर्म था ना IGI, उसमें डिलीवरी अच्छी, चलो नहीं मान लिया। और वो मैंने भी IGI का नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा PMLN से आए। अच्छा करिए अगली बात, तो वो असलम बेग साहब की अप्रूवल थी, ये भी रिकॉर्ड का ऐसा। ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि रास्ता क्या है। रास्ता उसका वो वाला है जो शायद इमरान खान साहब पसंद नहीं करते। देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक क्रेडिट ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपनी पार्टी की जो बागडोर है वो अमली तौर पर लीडर ऑफ दी अपोजिशन, आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान, मैं पीछे पुरानी बात कर रहा हूं, चौधरी निसार अली खान लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे और पार्लिमानी पार्टी के सरबराह थे मखदूम जावेद हाशमी, आमिर साहब को याद है। फिर जब दूसरी दफा हुए तो फिर उन्होंने क्या किया, अगेन शहबाज, अभी लेटेस्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब उनकी पार्टी के लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने। तो ये जो सियासत है ना, इसमें बाज़ ऐसी मुकामात होते हैं जहाँ पर आपको पीछे हटना पड़ता है और अपना इक़्तिदार और इख्तियार शेयर करना पड़ता है अपने ट्रस्ट के किसी बंदे के साथ। नवाज शरीफ साहब ने किया, वो अलग बात कि उनकी चौधरी निसार साहब से ना बन सकी, वो जो भी बुझाते हैं सेपरेट। शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म बनाया, शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म, शहबाज साहब को नॉमिनेट किया पार्टी ने कि शहबाज साहब नहीं बने। मैं तो अपोजिशन की बात कर रहा हूँ ना, उन दिनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब इमरान खान साहब का क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान साहब की जो पार्टी है या उनका ज़हन शुरू होता है इमरान खान से
और ख़त्म होता है इमरान खान से। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर ख़त्म। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लिए ना किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं, और दिस इज़ दी प्रॉब्लम, दिस इज़ दी प्रॉब्लम। आपको लगता है रास्ता भी इसलिए नहीं मिल रहा? और ये वो वजह है जिसके रास्ता देखें। परवेज़ खटक उनके लिए एक ऐसा बंदा था जिस पर एतमाद किया जा सकता, तो उन्होंने नहीं किया। परवेज़ खटक उनका लॉयल था। बिल्कुल ठीक। आप बात कर लें शाह महमूद कुरैशी की, और बात कर लें इवन परवेज़ इलाही साहब की बात कर लें, परवेज़ इलाही को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी पता है कि ये पार्टी इमरान खान की है। जिस दिन इमरान खान ने खड़ा होकर कह दिया ना, उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया, लोगों ने उनको घरों में नहीं रहने देना। किसी ना किसी एक पर एतमाद करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब ने इन लोगों में से किसी एक पर कर लिया एतमाद और इन लोगों को भी इजाज़त मिल गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी को नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि जिनसे लड़ाई उनकी किनसे हो रही है, जिनसे लड़ाई हो रही है, तो अपनी जिसे कहते हैं ताकत और अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का पता नहीं है और आप गलत वक्त पे गलत लड़ाई मोल ले रहे हैं, तो आप नाकाम होंगे। तो आपको लगता है कि लड़ाई इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन अब है ही नहीं, रेजिस्टेंस ऑप्शन है ही नहीं? बट मालिक साहब टुवर्ड्स दी रेजिस्टेंस ऑप्शन है, हाँ। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ हिकमत भी बड़ी ऑप्शन है। हिकमत तो पता नहीं इमरान खान साहब कितनी अडॉप्ट करते हैं, बट मालिक साहब अब इन ये गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर इमरान खान साहब के लिए क्या ऑप्शन है उनके पास सियासी तौर पर आपके नजदीक? देखिए, एजाज ने एक बड़ी सही बात की है जो इन्होंने कहा ना कि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और ये वाकई एक मसला था। ये उनकी गवर्नेंस में भी था, पार्टी के पहले भी था, और ये जब इक़्तिदार में थे तब भी ये था। और अगर ट्रस्ट करते हैं तो गलत लोगों पे किया उन्होंने। एनीवेज, लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो माजी में मियाँ साहब के साथ हुआ, बाकियों के साथ हुआ बिटवीन इंस्टीट्यूशन। इस बार बहुत पर्सनलाइज्ड हो गया है। कुछ एक दो ऐसी बातें जो मैं टेलीविजन पे कर नहीं सकता। जब ये वज़ीर आज़म थे और जिस तरह इन्होंने हैंडल किया था मौजूदा आर्मी चीफ का तमाम जो इशू है, SDG ISI फायरिंग सारी, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई जिसमें ज़ातियात इन्वॉल्व हो गई। सो इस बार खाली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ गुस्सा, इस बार पर्सनलाइज भी है। मेरा तो ख्याल है कि जब तक ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा शक्ल में मौजूद है, इमरान खान कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, चाहे अपने किसी बंदे पे ट्रस्ट कर लें, किसी को पार्टी का हेड भी बना दें, उनके हालात नहीं बदलेंगे। आई थिंक इमरान के वाहिद हालात बदलने का तरीका ये है कि जो ये नया सेटअप आ जाए लेड बाय नवाज शरीफ साहब, और उसका जब ताल्लुकात अगर ख़राब हों इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त इमरान की मुसीबतों में कमी आए। उससे पहले आई थिंक इन पे और प्रेशर आए, पार्टी लोगों को और रगड़ा मिलेगा, और आई डोंट सी एनी रिलीफ। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में बात चलेगी कि अगर मियाँ साहब के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो इमरान को शायद रिलीफ आ जाए। अदरवाइज मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बैठे हुए मुझे किसी किस्म की रिलीफ नज़र नहीं आती। नहीं, रिलीफ नज़र नहीं आती। मैं जनाब मोहम्मद आमिर इलियास राना साहब का और एजाज सैयद साहब का इस सेगमेंट में शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे, लाहौर में एक सान्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक कम उम्र ड्राइवर ने कीमती जानें ले ली, 5 से 6 लोग अपनी जानों से गए, और अब पंजाब हुकूमत बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन वो केस अपने आप में एक मुहिम्मा है। एक्चुअली हुआ क्या था, उस बच्चे अफनान ने, या जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने एक्चुअली किया क्या था, उसने कितनी ज़्यादा टीज़ किया उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को, हुआ क्या, और उसके क्या यानी शायद गवाहान मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे। बस साथ ही लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत अवान ने अपनी गाड़ी के ज़रिए एक एक्सीडेंट किया, जिसके नतीजे में 6 कीमती जानें ज़ाया हो गई। और जो अब तक तफसीलात सामने आई, शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद ये एक हादसा है, लेकिन उसके बाद जो तफ्तीश हुई उसमें कुछ बातें सामने आई हैं, और अब FIR के अंदर कत्ल की दफ़ात शामिल हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी थी या कत्ल था। अब इसमें अब तक डेवलपमेंट का हुई, और ये वाक़या हुआ कैसे था, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर इबाम है कि क्या जो बात कही जा रही है, जो मुद्दई है उनकी तरफ से, या जो लवाहिकीन है उन दुनिया से चले जाने वालों के, वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये एक कत्ल था, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। ज़रा वो जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG लाहौर इमरान किश्वर साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि
ये फैक्ट कि ये बच्चा ड्राइव कर रहा था और इसकी कोई शुरू में कोई आर्गुमेंट हुआ उस गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे, इसके कोई गवाहान मौजूद है, और ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ था, ये सिलसिला शुरू कहाँ हुआ और फिर ये हादसा किस जगह हुआ, अगर ज़रा आप इख्तिसार से फरमाएं। जी थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। ये हादसा फ़ेज़ 7 में हुआ था और इसमें ये इससे पहले जो अभी तक एविडेंसेस हमने वहाँ पे गैदर किए हैं उसके मुताबिक इस बच्चे की पहले एक स्कफल हुई इसी गाड़ी के साथ। ये 2 गाड़ियों में थे, ये अपने माइयों के फंक्शन में वहाँ पे जा रहे थे। जो गाड़ी विक्टिम जो फैमिली है उनकी 2 गाड़ियाँ थी और उसमें जो ख़वातीन सवार थीं उनके साथ जो हमें एविडेंस मिला है उसके मुताबिक कुछ छेड़खानी की कोशिश की गई पहले, और जैसे स्कफल हुई और इन्होंने रोक के आपस में तलक कलामी भी हुई। इस गाड़ी में 3 अफराद सवार थे इस बच्चे के साथ, जो कि वो बाकी भी जो है वो अंडर एज ही थे। ये अफनान के साथ इस कफल के कोई 10-15 मिनट के डिफरेंस के साथ ये गाड़ी जा रही थी वापस फंक्शन से फारिग होके ये रिंग रोड पे चढ़ने के लिए, फ़ेज़ 6 की जो एंट्री है रिंग रोड की। तो रास्ते में उसने टर्न लेके दोबारा उसमें मेन रोड के ऊपर वो बड़ी हाई स्पीड आया है। ये अफनान जो है वो अपनी गाड़ी पे सवार था, प्रीमियो इसके पास गाड़ी थी, और उसने फिर डोर वाली साइड पे इसको हिट किया, जिससे अनफॉर्चुनेटली ये एक ही फैमिली के 6 अफराद की जाने गई। अच्छा, ये जो अभी तक जारी बात है 2 गाड़ियां थी, तो दूसरी गाड़ी में लोग सवार थे, उनका वर्जन लिया गया होगा पुलिस की जानिब से। कोई और इसके अलावा क्या एविडेंस है जिसकी बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ये कत्ल है, और ये उस आर्ग्यूमेंट के नतीजे में इतना गुस्सा था उस बच्चे के अंदर कि उसने गाड़ी टक्कर दे मारी, या कोई और भी इसके अंदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? अभी तक यही रोड रेज का एक रोड रेज गॉन रॉन्ग के केस लग रहा है। और जो स्कफल हुई पहले, चूँकि ये 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी इनके पास कल्टस थी और एक कोरोला 2000 मॉडल थी पुरानी, ये दोनों में आ रहे थे विक्टिम फैमिली। और उसके बाद फिर ये दूसरी गाड़ी जो है ये इनके ऐनी शाहिदीन जो हैं वही थे जो ज़ाहिर है जिससे स्कफल पहले हुई, और वो भी सारे वहाँ पे मौजूद थे। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ वाक़े की हिटिंग करने की नहीं है, लेकिन जब ये बच्चा इस गाड़ी को क्रॉस करता है और क्रॉस करके यू टर्न लेके वापस आता है उसकी एक फुटेज मौजूद है। लेकिन चूंकि उस एरिया में अभी सेफ सिटी की कवरेज भी नहीं आई फ़ेज़ 7 की तरफ, तो इसलिए वहाँ पे अभी ये सीसीटीवी के कैमरा की फुटेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो अब एक सिलसिला है, इस बच्चे का जो इनिशियल बयान था उसमें ये बात उसने पुलिस के सामने एडमिट नहीं की थी, बाद में ज़ाहिर बात है जो आपके सामने आपने एविडेंस इकट्ठी किया, जो मुद्दई है उनकी तरफ से कहा गया कि स्कफल हुई थी, रोड रेज हुआ था। ये बच्चा क्या होगा, लोग जाना किसी बाअसर शख्सियत का चश्मो चिराग है, कोई इसके हवाले से कोई प्रेशर है या कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई? क्योंकि कहा जा रहा है ना कि दियत ऑफर की जा रही है, इसके अंदर कितना सच है? इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है मुनीब साहब। सीएम साहब आपके सामने उन्होंने पर्सनली इस फैमिली को विज़िट किया और उनसे मिले, विक्टिम फैमिली से, और सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, किसी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, और हम इंशाल्लाह मेरिट पे इसको कंक्लूड करेंगे। जहाँ तक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का ताल्लुक़ है तो वो हमारे लिए मीनिंगलेस है कि वो इन्फ्लुएंशियल है, नहीं प्रॉपर्टी का प्रॉबेबली वो काम करते हैं। इमरान साहब, ये जो मुल्जिम है वो उसकी तरफ से, फैमिली की तरफ से वो गए हैं हाई कोर्ट में जी कि अंडर एज है, इसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो ज़रा कानूनी पोजीशन ज़रा अगर आप वाजे कर दें, जारी बात है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मजीद भी चीज़ें सामने आएंगी, तो क्या मौक़िफ़ होगा? ये रेगुलर होगा या वाकई जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ही होगा, बिकॉज वो अंडर एज है, 16 साल उसकी उम्र बताई जाती? अभी हमने उसमें जो है वो ATC कोर्ट के अंदर मुल्ज़िम का 5 डेज़ का रिमांड ऑब्टेन किया है। ये मामला जो हाई कोर्ट में गया हुआ है उसमें हाई कोर्ट ने भी बड़ा विजिलेंटली इसको देखा है, और बल्कि इसमें CTO लाहौर को भी बुलाया गया और SSP ऑपरेशंस को भी बुलाया गया, और उनको फिर डायरेक्शंस दी गई कि लाहौर के अंदर जो गैप है बिटवीन लाइसेंस होल्डर्स एंड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम्यूटिंग ऑन रोड, उस गैप को देखा जाए, और उसमें देखा जाए कि जो अनलाइसेंस्ड लोग हैं वो एक तो उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होना चाहिए, और उसके अलावा जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं
उनके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि ये किलिंग मशीन्स बन जाएं। इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बच्चों के लिए, पेरेंट्स जो हैं इनकी हाई एंड व्हीकल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स कार्स और इस तरह की जो यानी हाई स्पीड व्हीकल्स जो हैं वो इनको दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, टुवर्ड्स दी एंड कि वो उस बच्चे के साथ, मुलजिम के साथ, अफनान के साथ जो बाकी 3 आप बता रहे थे और अंडर एज थे, उनके बयानात भी लिए गए हैं? क्या उनको किसी को कस्टडी में लिया गया या उनसे कोई पूछताछ की गई है या वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? उनमें से एक बच्चे को भी इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसको भी बुलाया गया है और फ़िलहाल जाहिर है उसके साथ तो कोई ऐसी एविडेंस हमें उनके ख़िलाफ़ नहीं मिली, तो उसके बाद हम शेयर करेंगे जैसे जैसे ये एविडेंसेस सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है वालिदैन के लिए भी, और वो वालिदैन जो अपने बच्चों को गाड़ियों की चाबियां थमा देते हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल है, सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पर अंडर एज ड्राइविंग कैसे और क्यों कर अलाउ कर दी जाती है। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों को ये गाड़ियों की चाबियां थमा देते हैं और वो हाई स्पीड गाड़ियां दौड़ाए फिरते हैं शहर लाहौर की सड़कों के ऊपर, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि जिस ख़ानदान में 6 जनाजे उठे, उनके लिए तो कहर टूटा होगा। और कहर उस बच्चे, मैं उस मुलजिम या उस बच्चे के घर के हवाले से भी कहूँगा कि उसका फेट भी क्या है या उसका मुस्तकबिल क्या है। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, पेरेंटिंग के भी सवालिया निशान है। पर मज़ीद किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।